उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, गलती को करेक्ट करने के लिए माफी मांगी। नहीं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। आप भी इस वक्त निश्चित रूप से इस मुद्दे पे आप क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? केजरीवाल साहब ने जो बुज़दिली दिखाई है, पंजाबी लोग उससे सहमत नहीं। सबकी इच्छा यही है कि जनता की लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाए, जनता के लिए लड़ी जाए। कि अपने इशू, किसी के इशूज, इन पे हम कोर्ट में लगाएंगे समय, तो जनता के लिए सबक अपनी रहेगी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। सॉरी यूं तो किसी के भी गुस्से को शांत करने के लिए काफी मानी जाती है, लेकिन दिल्ली की सियासत में सॉरी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया से माफी मांगकर अपने ही घर में महाभारत छेड़ दी है। पार्टी में इस्तीफे की छड़ी लग गई है, साथ ही खड़े रहने वाले नेता भी बगले झांक रहे हैं और सियासी विरोधी हमलावर है। तो पहले आप केजरीवाल की पलटू पॉलिटिक्स से उठा बवंडर देखिए, फिर आपको बताएंगे आखिर केजरीवाल की ये आदत क्यों है, क्यों बार बार यू टर्न लेते हैं, क्यों बार बार पलटते हैं, क्यों उनके सुर बदलते हैं। ये चिट्ठी नहीं, विवादों का पुलिंदा है जिसने आम आदमी पार्टी के घर में घमासान मचा दिया है। अरविंद केजरीवाल के माफीनामे के खत पर संग्राम छिड़ा है। विरोधी सवाल दाग रहे हैं और साथ खड़े रहने वाले नेता भी हिल गए हैं। अकाली दल के दिग्गज नेता विक्रम मजीठिया पर केजरीवाल ने ड्रग तस्करी रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। इस पर मजीठिया ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और अब केजरीवाल ने अपने आरोपों पर लिखित माफी मांगकर केस से तौबा करने की कोशिश की है। केजरीवाल ने लिखा है, बीते दिनों मैंने आप पर ड्रग कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए थे। इन बयानों को राजनीतिक रूप दिया गया। अब मुझे ये समझ आया है कि मैंने जो आरोप आपके खिलाफ लगाए थे वो बेबुनियाद हैं। आपके खिलाफ मैंने जो भी बयान दिए थे उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इधर मीडिया में केजरीवाल का खत सुर्खियां बना, उधर केजरीवाल के विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री झूठा है और वो खुद कह रहा है मैं झूठ बोला, तो अब उनकी किसी बात का भरोसा तो कर नहीं सकते। भगवंत मान का इस्तीफा, बाकी सब जो भी हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैं इतनी बात आज आपको कह रहा हूं कि सवालिया निशान उठाता है ये। सियासी विरोधियों की जुबान तल्ख है तो केजरीवाल खुद घर में घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और सांसद भगवंत मान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब पार्टी उपाध्यक्ष अमन अरोड़ा के भी पद छोड़ने की खबर है। बताया जा रहा है कि पंजाब में आपके साथी लोक इंसाफ पार्टी ने भी कड़े तेवर अपना लिए हैं। हंगामा बड़ा है और केजरीवाल एंड कंपनी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मतलब यही है कि हम लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने इन सब चीजों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारा समय भी जनता के लिए। जहाँ तक पंजाब के साथियों की बात है, सब साथ हैं, उनसे बात करेंगे, सब समझ जाएंगे। सवाल सिर्फ माफी का नहीं, बवाल ये है कि क्या केजरीवाल ने इस माफी के जरिए मजीठिया को क्लीन चिट दे दी है, और उससे भी बड़ी बात ये कि क्या केजरीवाल अब तक जो आरोप लगाते आए हैं वो कोरी बयानबाजी रही है। केजरीवाल की माफी से इन सुलगते सवालों पर पानी डालना मुश्किल है। भगवंत मान का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके चलते पंजाब में आम आदमी पार्टी हाशिए पर चली गई है। अब देखना होगा कि आने वाले बजट सत्र में विरोधियों को आम आदमी पार्टी इस मसले को लेकर क्या जवाब देती है। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। तो सवाल यह है कि क्या राजनीति में अब बस बेबुनियाद आरोप लगाने का चलन चलने लगा है। केजरीवाल ने सिर्फ विक्रम मजीठिया से माफी नहीं मांगी है। साल 2014 में केजरीवाल ने अवतार सिंह भड़ाना को भ्रष्ट कहा। अगस्त 2017 में उनसे माफी मांगकर मानहानि का मुकदमा खत्म कर लिया। एमसीडी चुनाव में हार के बाद केजरीवाल ने वोटर्स से माफी मांगी और आत्ममंथन की बात कही। दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने पर दिल्ली की जनता से माफी मांगी। 2014 में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली वालों से माफी मांगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर हमला किया तो केजरीवाल ने बीजेपी और दिल्ली की जनता से फिर से माफी मांगी। किसानों की आत्महत्या के बावजूद रैली चालू रखने के लिए माफी मांगी। पुलिस कांस्टेबल के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। केजरीवाल माफी मांगते हैं, माफी मांगना एक अच्छी आदत है, लेकिन बार बार गलती करके माफी मांगने से माफी की कीमत भी घट जाती है और आपकी छवि भी खराब होती है। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के कोई चुनाव हो, कोई नेता जीते और देश विरोधी नारे लगे? जी हां, ऐसा हुआ है। बिहार के अररिया में ऐसा ही शोर सुनाई दे रहा है। पटना में आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज आलम के चुनाव जीतने के बाद दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने देश के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। जरा सुनिए।
को सुनवा नहीं सकते, देश विरोधी ये नारे हैं। सवाल है जीत का दंभ ऐसा कैसा कि अपने ही देश को, अपने ही देश के लोकतंत्र और संविधान को आप गाली देते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हल्ला मचना लाजमी था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में जरा भी देरी नहीं की। मामला देशभक्ति से जुड़ा था। सज्जाद और सुल्तान आजमी नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी आबिद रजा की तलाश जारी है। उधर खबरों की शुरुआती जांच में पुलिस को यह वीडियो फर्जी नहीं लग रहा है और अब इसकी फोरेंसिक जांच का भी फैसला कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस जांच में जुटी है। नारे लगाए हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी को नहीं समेटना चाहिए, क्योंकि आरजेडी का जश्न ये गलत, इसमें हम लोगों का कोई भूमिका इसमें नहीं है। अगर कोई लोग जबरन किस वजह से क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिसने भी अगर कहा होगा, अगर कल को हम भी कहेंगे तो हमको भी फांसी पे लटकाओ। मैं इस पर कल ही बोल चुका हूं, जो लोग वैसे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं हो सकते हैं, गठबंधन के लोग नहीं हो सकते हैं और प्रशासन, और मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं सेकुलरिज्म पर। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत की भूमि पर जो लगाएगा, किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये आज पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद अपनी चमड़ी बचाने के लिए आरजेडी की थोती दलीलों पर देश विश्वास करने वाला नहीं है, राज्य विश्वास करने वाला नहीं। और अब बात इरफान की बीमारी की करते हैं। अपनी डायलॉग डिलीवरी, दमदार एक्टिंग के बूते इरफान ने बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई है। लेकिन बेहद आम से दिखने वाले इरफान खान के फैन उस वक्त सकते में आ गए जब उनकी गंभीर बीमारी के बारे में पता चला। आज इरफान ने ट्वीट कर अपने फैंस को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी है। इरफान न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नाम की एक रेयर डिसीज से जूझ रहे हैं और इसकी जानकारी खुद इरफान ने दी। आपको बताएंगे ये क्या होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिनकी जुबान पर जिंदगी का फलसफा है, जिनके डायलॉग्स में लड़ने का जज्बा है। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। जिनकी एक्टिंग ने हॉलीवुड को भी बनाया दीवाना, इरफान खान। जिंदगी के हर रंग को बारीकियों से फिल्मों के कैनवास पर उकेरने वाले इरफान की जिंदगानी में एक बड़े इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इरफान खान एक रेयर डिजीज से जूझ रहे हैं, न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर। इरफान ने खुद इस बीमारी की जानकारी दी है। इरफान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पिछले कुछ दिनों में मैंने सीखा है कि अचानक सामने वाली चीजें हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती हैं। मुझे मेरे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला। इसे स्वीकार करना आसान नहीं, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और मेरी इच्छा शक्ति ने मुझे उम्मीद दी है। वैसे तो इरफान ने अपने बीमार होने की जानकारी 5 मार्च को ही दे दी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस बीमारी का शुरुआती ब्यौरा भी अपने फैंस से साझा किया है। आपको बता दें कि दरअसल न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होता क्या है। इंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में उन कोशिकाओं से बना होता है जो हार्मोन्स बनाती हैं। इन कोशिकाओं के बेलगाम बढ़ोतरी की वजह से न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होता है। इस बीमारी में ट्यूमर भी हार्मोन्स का निर्माण करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर का अंदरूनी बैलेंस बिगड़ने लगता है। ये ट्यूमर शरीर के अलग अलग भागों में बड़ी तेजी से फैल जाता है। इलाज में जरा सी भी देरी घातक हो जाती है। ये बॉडी में बहुत सारी जगह पे हो जाता है। जो हम देखते हैं अपने एरिया का, जो जीआई सर्जरी या हम हेपेटोपेनक्रेटिको बिलियरी एंड लिवर सर्जरी करते हैं, उसमें न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर हम लोग इंटेस्टाइन में देखते हैं, पेनक्रियाज में देखते हैं, और अगर पेनक्रियाज से जब फैलता है तो वो लिवर में जाता है। जैसे कि स्टीव जॉब हैं जो फाउंडर रहे हैं एप्पल के, उनको न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर पेनक्रियाज का था। इरफान ने 5 मार्च को पहली बार अपने बीमार होने का जिक्र किया तो उन्हें ब्रेन कैंसर होने के कयास लगाए जाने लगे। फैंस की बेचैनी बढ़ गई। लोग एक तरफ इरफान की बीमारी को लेकर अटकलें लगा रहे थे तो दूसरी तरफ दुआओं का दौर भी शुरू हो गया। अपने एक और ट्वीट में इरफान ने लिखा, बीमारी की वजह से मुझे विदेश जाना पड़ रहा है, आप सभी मेरे लिए दुआएं कीजिए। इस बीच उड़ी अफवाहों की बात करूं तो न्यूरो शब्द का इस्तेमाल हमेशा ब्रेन के लिए ही नहीं होता और रिसर्च के लिए गूगल से आसान रास्ता नहीं। जिन लोगों ने मेरे लिखने का इंतजार किया, उम्मीद है कि उन्हें बताने के लिए कई कहानियों के साथ लौटूंगा। इरफान की बीमारी उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इरफान एक फाइटर है जो कभी हार नहीं मानते। तो दुआ कीजिए बॉलीवुड के इस मकबूल के लिए की जा रही तमाम दुआएं कबूल हो। टीम न्यूज़ नेशन।
तो इरफान के लिए उनके चाहने वाले दुआ कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि इरफान जल्द ही वापस लौटें ठीक होकर। उनकी फाइटिंग स्पिरिट रियल लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ उसी तरह का अंदाज उनका फिल्मी पर्दे पर भी रहा है। अपने 30 साल के फिल्मी सफर में इरफान खान ने कई चैलेंजिंग रोल्स किए और हर बार ये साबित किया कि वो एक मंझे हुए कलाकार हैं। कभी एक पुलिस ऑफिसर की सख्ती, कभी एक मंझे हुए सियासतदान, कभी देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। जितनी फिल्में उतने किरदार और हर किरदार में दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाने वाली अपनी सहज एक्टिंग और दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए इरफान ने हमेशा ही सुर्खियां बटोरी हैं। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। और इसकी शुरुआत हुई सलाम बॉम्बे से। मीरा नायर की इस फिल्म में इरफान ने एक लेटर राइटर का किरदार निभाया। तब शायद ही किसी को एहसास होगा कि ये शख्स कामयाबी की किस बुलंदी पर जा बैठेगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र, क्या नाम है तेरा? कृष्णा। अपने जुनून, अपने संघर्ष और अपनी अदाकारी से इरफान ने माया नगरी को एक नया सितारा दिया। संघर्ष के लंबे दौर के बाद उन्हें पहचान मिली साल 2003 में आई फिल्म हासिल से, जिसके लिए इरफान खान को बेस्ट विलन के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। क्या खबर है बे? गौरी शंकरवा राउंड पे राउंड लगा रहा था, खोज रहा था आपको। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल ने उन्हें पहला अवार्ड दिलवाया और फिर अरसे बाद तिग्मांशु ने ही उन्हें पहला नेशनल अवार्ड भी दिलवाया। फिल्म थी पान सिंह तोमर। आप जो किए ठीक, एकदम सही किया। 7 जनवरी 1967 को जयपुर में पैदा हुए इरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं। 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2012 में पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजे गए। अपने 30 साल के फिल्मी करियर में इरफान ने पर्दे पर कई किरदारों को साकार किया। इरफान की अदाकारी किसी बंधन में नहीं बंधी। हर किरदार को उन्होंने चैलेंज माना है, लेकिन उनकी सहज एक्टिंग हर चुनौती को आसान बना देती है। यार घर चेंज कर लिया, टीवी एक्सचेंज कर लिया, अब तू मुझे एक्सचेंज न कर लियो मिट्टू। उनके अभिनय का लुभास बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड भी मानता है। बुलाऊं क्या बुलाऊं? तो मुझे बुलाना क्या बुलाऊं? तो एक फाइटर है इरफान और जल्द लौटेंगे ठीक होकर। आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद से अपनी यारी को हमेशा झुठलाता है, लेकिन आज पाकिस्तान की फंडिंग पर पल रहे दहशतगर्द उसकी पोल खुद खोल रहे हैं। ISIS का दामन थाम चुके आतंकी जाकिर मूसा ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब किया। मूसा का दावा है कि जब भी भारत पाक के रिश्ते खराब होते हैं तो हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंक दिया जाता है। वादी और आज़ाद कश्मीर में मेरे अजीज मुजाहिदीन भाइयों, पाकिस्तान के ऊपर गालिब अमरीकी गुलाम फौजर हुकूमत का कब्जा है। ये लोग कई सालों से इस्लाम और मुजाहिदीन के खिलाफ बरसर पैकार हैं। इनके अंदर निफाक इस कदर भरा हुआ है कि ये मुजाहिदीन और जहाद को इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराते। जब हिंदुस्तान के साथ इनके ताल्लुक अच्छे होते हैं तो ये आपको कैद कर देते हैं, और जब हिंदुस्तान के साथ हालात बिगड़ जाएं तो ये आपको रिहा करके बॉर्डर का रुख करवाते हैं। और अपराध जगत की क्या कुछ हलचल है, क्राइम व्यू। बिहार के सुपौल में डबल मर्डर से सनसनी। पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। दूसरी वारदात में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव। वारदात से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे किया जाम। उत्तराखंड के चंपावत में गार्ड ने 2 बैंक कर्मियों को मारी गोली। बैंक कर्मियों से मामूली कहासुनी पर शराब के नशे में धुत गार्ड ने की वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में छात्र से छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। यूपी के औरैया में पत्नी पर पति की हत्या करवाने का आरोप। मृतक का शव नाले में सूटकेस में बंद मिला। आरोपी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी दी। दिल्ली के INA मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने मेट्रो के आगे कूदकर जान दे दी। होटल सिटी सेंटर के समीपुर बादली की तरफ जाने वाली मेट्रो का है मामला। दिल्ली के JNU में प्रोफेसर के खिलाफ वसंतकुंज थाने में FIR दर्ज। प्रोफेसर पर छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने का आरोप। 7 छात्राओं ने दर्ज करवाया मामला। और अब बात सेल्फी की सनक जो जानलेवा साबित होती है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में मौत का यह दूसरा मामला सामने आया है। विजय विहार इलाके में पिस्टल के साथ सेल्फी लेना कैसे एक नौजवान पर पड़ा भारी, देखिए। सेल्फी ने ले ली युवक की जान, ट्रिगर दबा और काम तमाम। जिंदगी खत्म कर देने वाली आत्मघाती सेल्फी की घटना दिल्ली के विजय विहार इलाके की है।
पुलिस के मुताबिक विजय और मोनू विजय विहार के गोपालपुर इलाके में रहते थे और गुरुवार की रात दोनों एक साथ थे। विजय की लाइसेंसी पिस्टल के साथ दोनों सेल्फी ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान गलती से गोली चल गई और विजय की मौके पर मौत हो गई। पुलिस को विजय के मोबाइल से पिस्टल के साथ वाली 9 सेल्फी भी मिली हैं, लेकिन विजय के घर वाले विजय की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। किसने मारी है गोली? मोनू ने। क्यों मारी है गोली, पता है आपको? क्या कारण था? कोई पता मुझे, क्या झगड़ा था इनके घर में, मुझे क्या पता कितने दिन हो गए इनको। मेरे से बात भी नहीं करता था, इधर ही रहता था। मैं 2 दफे आके भी चले गई। 22 साल का विजय राजस्थान की झुंझुनू का रहने वाला है। विजय कुछ दिन पहले ही काम की तलाश में दिल्ली आया था और चाचा के यहाँ रहता था। विजय के घर वाले पड़ोस में रहने वाले मोनू पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, घर में घुस के रूम के पहला रूम, फिर रूम के अंदर रूम था, उसके अंदर घुस के मारी है। किसने मारी है गोली? मोनू ने। वो यहाँ पे अंकल के घर पे सोया हुआ था, तो एक मोनू नाम का लड़का आया और उसको गोली मारकर चला गया। विजय के घर वालों की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। विजय की मौत हादसा है या हत्या, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस घटना के चश्मदीद मोनू की तलाश कर रही है, जो इस मामले पर जमी परतों को हटा सकता है। दिल्ली से दीपक दहिया के साथ टीम न्यूज नेशन। और खेल के मैदान पर क्या कुछ हलचल है, देखते हैं स्पोर्ट्स व्यू। T20 ट्राई सीरीज के फाइनल से पहले रोहित की सेना का फिटनेस पर फोकस। जिम में ट्रेनिंग कर फाइनल फतेह की तैयारी कर रही है टीम इंडिया। थकान मिटाने के लिए ब्लू ब्रिगेड ने पूल पार्टी भी की। T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में भारत की टक्कर किस टीम से होगी, इसका फैसला होगा आज। फाइनल की दूसरी सीट के लिए कोलंबो में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच चल रही है जंग। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में नहीं हो पाया मोहम्मद शमी के आईपीएल खेलने पर फैसला। बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष टी के खन्ना ने कहा, एंटी करप्शन यूनिट की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही शमी पर लिया जाएगा कोई फैसला। सचिन तेंदुलकर के लिए बेहद खास है आज का दिन। 6 साल पहले 16 मार्च को ही सचिन बने थे शतकों के शहंशाह। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले सचिन दुनिया के पहले और एकमात्र क्रिकेटर हैं। वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन ने बढ़ाई कोलकाता नाइट राइडर्स की मुश्किलें। पीएसएल में सुनील नरेन के बॉलिंग एक्शन पर उठे सवाल। पहले भी बॉलिंग एक्शन की वजह से नरेन पर लग चुका है बैन। और देश में परंपरा के नाम पर आज भी ऐसे आयोजन होते हैं जिनमें जान जोखिम में लोग डालते हैं सिर्फ परंपरा के नाम पर। जी हाँ, देखिए ताजा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के झबुआ से, जहां गढ़ पर विजय का आयोजन शुरू हुआ है। इसमें तकरीबन 50 फीट लंबे लकड़ी के खंबे को खड़ा किया जाता है और इस खंबे को तेल और साबुन लगाकर चिकना कर दिया जाता है और फिर इसमें नौजवान रस्सियों के सहारे चढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर इस दौरान जरा सी चूक होती है तो जान पर बन आती है। ऐसी कौन सी परंपरा जो जान ही मुश्किल में डाल दे। बहरहाल दुनिया में क्या कुछ हलचल है, देख लेते हैं वर्ल्ड व्यू। अमेरिका के फ्लोरिडा में बड़ा हादसा, फुटओवर ब्रिज गिरने से 10 लोगों की मौत, पुल ढहने से दबे कई वाहन भी। पेरिस में एफिल टावर बना रेस का मैदान। पेरिस की एनुअल वर्टिकल रेस में 100 से ज्यादा एथलीट्स ने लिया हिस्सा। 324 मीटर ऊंचे टॉप को फतेह करने का है जुनून। चीन के उत्तर पश्चिमी और मंगोलिया से सटे इलाकों में भारी बर्फबारी। सड़क, पहाड़, पेड़ों पर जमी बर्फ की चादर। बर्फ हटाने के काम में लगी एजेंसी। मेक्सिको सिटी में भारी बारिश के साथ ओले गिरे। रिहायशी इलाकों से जलभराव से बढ़ी परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। सीरिया के पूर्वी घोटा में हिंसा जारी। बमबारी की वजह से हजारों घायल सिविलियन इलाका छोड़ने की तैयारी में। यूएन सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 1100 नागरिकों की हो चुकी है मौत। और अब खबरें फिल्मी दुनिया की, सिनेमा व्यू। माधुरी दीक्षित के पॉपुलर गाने 1, 2, 3 का रीमेक का 25 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें जैकलीन का हॉट लुक सामने आया है। गाने में जैकलीन का गेटअप भी बिल्कुल माधुरी की तरह है। गाने को गणेश आचार्य और अहमद खान ने कोरियोग्राफ किया। कंगना रनौत का सपनों का घर बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने अपने मनाली के इस घर में प्रवेश कर लिया है। गृह प्रवेश से पहले कंगना ने परिवार वालों के साथ पूजा पाठ किया। आदित्य चोपड़ा के मुंबई में अंधेरी वेस्ट में वीरा देसाई रोड पर स्थित यशराज स्टूडियो को बीएमसी ने नोटिस भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज स्टूडियो पर अवैध निर्माण का आरोप है। आरोप यह है कि यशराज स्टूडियो में जो पार्किंग बनी है उसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। रवीना टंडन ने बेटी राशा थडानी का 13वां बर्थडे गेटवे ऑफ इंडिया पर सेलिब्रेट किया। रवीना ने बेटी राशा का बर्थडे उनके दोस्तों के साथ समंदर के बीचों बीच यॉचिंग के जरिए सेलिब्रेट किया।
तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो आपका जानना जरूरी था। नेशन में आज के लिए बस इतना ही।